नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ कथाकार सुमति सक्सेना लाल की कहानी दूसरी बार न्याय। तो आइए सुनते हैं कहानी। अभी हफ्ता भर पहले ही तो मैं लखनऊ से मेरठ आई थी। चाचा के घर में सब कुछ ठीक ठाक ही था। ऐसी किसी भी अनहोनी की कोई भी तो गंध महसूस नहीं की थी मैंने। इन 7 दिनों में ऐसा क्या हो गया? कैसे हुआ यह सब? पापा मम्मी 3 दिन लखनऊ रहकर लौट आए हैं। पापा बेहद पस्त, पराजित और झल्लाए हुए से हैं। मम्मी की परेशानी उन्हें देखकर समझ नहीं आता कि सच में परेशान हैं या स्थितियों का मजा ले रही हैं, या दोनों कुछ साथ में हैं। वैसे भी मम्मी मुझे कभी भी चाची के लिए संवेदनशील नहीं लग पाई हैं। मेरा कितना समय लखनऊ में बीता है। मेरी तो अधिकांश पढ़ाई चाची के पास रहकर ही हुई है, और अब नौकरी। वहां मुझे करीब 4 महीने बाद ज्वाइन करना है। चाची के साथ रहकर नौकरी करने की कल्पना मात्र ही मुझे खुशी से भर गई थी। पर चाचा के घर जो कुछ हुआ है उसे सुनकर मैंने मम्मी से साफ कह दिया था कि अब मुझे लखनऊ नहीं जाना। किसी भी और शहर के किसी भी कॉलेज में चली जाऊंगी। पापा ने सुना तो बौखला गए थे। पापा के अनुसार आज भी वह कॉलेज लखनऊ का ही नहीं, यूपी का भी बेस्ट कॉलेज है। फिर लखनऊ एक समझा बूझा शहर है। गनीमत है पापा ने हमेशा की तरह लखनऊ पुरखों की देहरी है वाली बात नहीं दोहराई थी। नहीं तो शायद मेरे मुंह से कुछ कड़वा, कुछ ऐसा जो मुझे नहीं कहना चाहिए, निकल जाता। पापा मेरा जिद्दी स्वभाव जानते हैं। मेरी उस आदत से शायद घबराते भी हैं। इसलिए काफी देर डांट कर एकदम ढीले पड़ गए थे। अरे भाई, तुम्हें अपना करियर देखना है। लखनऊ जाओ, किसी भी अच्छी जगह तुम्हारे रहने का इंतजाम करा देंगे। मन न हो तो मत जाना चाचा के घर। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली आई थी। मम्मी पापा बड़ी देर तक चाची का नाम लेकर बड़बड़ाते रहे थे। हद कर दी गार्गी ने। कोई ऐसा भी कर सकता है? न अपना सोचा, न बच्चों का, न शिव का, न घर की इज्जत का। पापा गुर्राए थे। मम्मी ने ताना दिया था, आप ही को गार्गी बहुत शांत, बहुत समझदार और न जाने क्या क्या लगती रही है। हम तो हमेशा कहते थे कि बहुत जिद्दी और अपने मन की है। पापा झुंझलाए थे। ठीक तारीफ ही तो करता था। शिव जैसे इंसान के साथ रहना आसान है क्या? ऊपर से अम्मा के तेवर। मम्मी चिड़चिड़ा पड़ी थी। यह भी कोई साथ रहना है? अलग अलग। पापा ने टीवी ऑन कर दिया है, इसलिए आगे की बात मैं सुन नहीं पाई। मुझे अजीब लगा था। कैसे लोग हैं ये? चाचा पर नाराज न होकर चाची को दोष देते हैं। चाचा और चाची के चर्चे पहले भी इस घर में अक्सर होते रहे हैं। जब तक पापा को कहते सुना है कि लाला यह काम बड़ी अक्लमंदी का कर गए कि शिवेंद्र की शादी गार्गी से करा दी। मुझे हर बार पापा की वह तसल्ली बड़ी कुटिल लगती। सुना है चाचा के लिए बाबा ने चाची के घर खुद रिश्ता भेजा था। बाबा शहर की जानी मानी हस्ती थे, इसलिए चाची के घर सबका खुश होना स्वाभाविक ही था। मगर सच बात यह है कि घर के भंडार अंदर से खाली हो चले थे। सब कुछ बाबा की शराब और रेस कोर्स की भेंट चढ़ चुका था। पापा बाबा की दूरदर्शिता की तारीफ करते नहीं थकते। लाला जानते थे कि शिव कुछ खास नहीं कर पाएंगे। गार्गी भी बहुत समझदार निकली। अपनी नौकरी, घर के काम, पुरखों की उस देरी के स्टेटस, शिव और अम्मा के मिजाज, सबको खूब संभाल लिया उसने। मुझे हमेशा लगता था कि चाची को इससे बेहतर जीवन और जीवन साथी मिलना चाहिए था। एक दिन मम्मी से ऐसा ही कुछ कह दिया था तो चिढ़ गई थी वे। क्यों? क्या कमी है शिव में? फिर ऐसी भी क्या खासियत है गार्गी में? यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं तो क्या? बहुत सी औरतें करती हैं नौकरी। और अगर है भी खासियत तो यह तो गार्गी के घर वालों की मुसीबत थी। उन्हें देखना तोलना चाहिए था। हम लोग तो जाकर यह कहते नहीं कि तुम्हारी लड़की बेहतर है हमारे लड़के से। मम्मी शायद कुछ गलत नहीं कहती, पर फिर भी उनकी सोच बहुत असंवेदनशील लगती है मुझे।
वैसे इस मुद्दे पर मम्मी से बहस नहीं की जा सकती। मम्मी चाची की सुपीरियरिटी को स्वीकार नहीं कर पाएंगी, शायद समझ भी नहीं पाएंगी। चाची से मैंने कुछ दिन के लिए अंग्रेजी पढ़ी थी, तब वो एक भिन्न रूप में मेरे सामने आई थी। जब वे पढ़ाती, मैं मुग्ध भाव से उनको देखती सुनती रह जाती। भाषा पर उनकी पकड़, भावों की गहराई तक उतरकर अर्थ को समझाने की कला, किसी भी प्रसंग को उसके ऐतिहासिक संदर्भ के साथ व्याख्या करने का ज्ञान, उनकी आंखों की चमक, चेहरे पर आते हुए उतार चढ़ाव, मैं मुग्ध हो जाती। थोड़ी ही देर बाद उनको किचन, घर के कामों में उलझा देखती तो लगता, कैसे इतने शांत सहज भाव से भिन्न भिन्न भूमिकाओं का निर्वाह कर लेती हैं। चाची जैसे मेरी रोल मॉडल बन गई थी। अजब सा अंतरंग मित्र भाव रहा है मेरा उनके साथ। जब हम दोनों साथ होते हैं तो उम्र और रिश्ते दोनों ही दूरियों को एकदम भूल जाते हैं। जब से लखनऊ आई हूं तब से चाचा का घर, चाची, वे सब लोग दिमाग में घूमते रहते हैं। इसी शहर में अपना घर, अपने लोग हैं, फिर भी मेरा मन भर आता है। तभी देखा गेट से चाचा की गाड़ी अंदर आ रही है। लगा था सारा खून उछलकर सिर पर हथौड़े सा चोट कर रहा है। चाची का सामना कैसे करूंगी? कैसे हो गई होंगी वे अब? चाची मुझे देख हंसती हैं, वही पुरानी हंसी, बेहद प्यार और अपनेपन से भरी। चाची भरी भरी सी लगती हैं, एकदम स्वस्थ और प्रसन्न। मुझे विस्मय का एक झटका लगता है। उनका पांव छूने को झुकी तो उन्होंने मेरी पीठ पर एक धौल लगाकर मुझे बाहों में भर लिया था। चलो, तुम्हें लेने आई हूं। मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। चाची फिर हंसती हैं। बिटिया रानी अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि अलग रहेंगी, एकदम अपनी मर्जी की मालिक। चाची मेरे माथे को अपनी उंगलियों के धक्के से हिलाती हैं। क्यों मैडम? मैं अपने इनकार को शब्द नहीं दे पाती, अस्पष्ट सा बुदबुदाती हूं। पापा मम्मी के सामने जैसे स्पष्ट ऐलान कर दिया था कि चाचा के घर नहीं जाऊंगी, वैसा चाची के सामने नहीं बोल पाती। चाची कुछ क्षण मुझे ध्यान से देखती हैं, जैसे मेरे मन के शब्द पढ़े हों उन्होंने। अमृता, वह घर चाचा का ही नहीं, चाची का भी है। मेरी सांसों में आंसू के बुलबुले अटकने लगते हैं। इसीलिए तो चाची उस घर में जाने की हिम्मत नहीं होती। भारी हो गए माहौल को चाची अपनी हंसी से हल्का कर देती हैं। क्यों भाई, क्या वहां कोई शेर चीते रहते हैं? चलो तो। मैं खिड़की के बाहर देखने लगती हूँ। सुबह से हल्का हल्का पानी बरस रहा है। मौसम का भारीपन मन को और बोझिल बना देता है। चाची पलंग पर बैठ जाती हैं। उनके सामने की कुर्सी पर मैं। इस समय मन में कितना कुछ घुमड़ रहा है। इतने दिनों से मन ही मन चाची से न जाने कितने सवाल, कितनी बातें, कितने झगड़े करती रही हूं। चाची, आपने ऐसा क्यों किया? अपने इस सीधे सवाल से मैं स्वयं अटपटा जाती हूं। क्या अमृता? चाची सीधी निगाह से मुझे घूरती हैं। आपको पता है मैं क्या पूछ रही हूं? मैं अपनी निगाहें झुका लेती हूं। चाची फीका सा हंसती हैं। हाँ अमृता, पता है क्या पूछ रही हो, पर एक बात बताओ, सब लोग, सारा खानदान हमसे ही पूछेगा, शिव से कोई कुछ नहीं पूछेगा? चाची, मैं एकदम से अचकचा जाती हूँ। चाची जैसे मुझे दिलासा देती हूँ। नहीं अमृता, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। छोटी हो तुम, भला तुम क्या कर सकती हो, पर मैं तो बाकी सबकी बात कर रही हूँ। अम्मा, दादा, भाभी, दीदी, वे सब हमसे ही सवाल, हमसे ही नाराजगी कि ऐसा क्यों किया। शिव से अगर कुछ कहा भी गया होगा तो हमारे सामने नहीं कहा गया, फिर कहा भी क्यों होगा? यदि कहने ही वाले होते तो आज। चाची अपनी बात बीच में छोड़ देती हैं। वे बड़ी देर चुप रहती हैं। उनकी निगाहें खिड़की के बाहर भटकती रहती हैं। वे उदास नजरों से मेरी तरफ देखती हैं। उनके स्वर में थकान है। अमृता, तुम्हारे इन 4 शब्दों के सवाल का जवाब मैं 2 वाक्यों में नहीं दे पाऊंगी। वे फिर चुप हो जाती हैं, कुछ सोचती रहती हैं।
शादी होकर आई तो मन में एक अजब सा रोमांटिज्म था। पति के लिए, पति के घर वालों के लिए, उस घर की दीवारों तक के लिए। चाची खिसियाया सा हंसती हैं, कुछ सोचती रहती हैं और मेरी तरफ देखती रहती हैं। बोलती हैं तो उनकी आवाज भर्रा जाती है। सब खत्म कर दिया शिव ने, तुम्हारे घर वालों ने। चाची के चेहरे पर वीरानगी है। कितनी तरोताजा और प्रसन्न सी आई थी वे। मैं चाची के पास खड़े होकर उनके कंधे पर हाथ रख देती हूँ। चाची छोड़िए, मत करिए वह सब बात, मैं गिड़गिड़ाती हूँ। और मैं चाची के घर चली आई थी। चाची एकदम पहले जैसी ही हैं। उतना ही प्यार, उतना ही अपनापन, चेहरे पर वैसा ही शांत भाव, पर फिर भी कहीं लगता है कि चाची बदल गई हैं। अव्यक्त ही सही, स्वर में एक स्पष्ट अधिकार है जो पहले नहीं था। घर आई तो हमेशा की तरह दादी अपनी खटुलिया पर बैठी थी। मैं उन्हें प्रणाम कर उनसे वहीं बात करने लगी थी। एक अनजान लड़की, यही कोई 26-27 साल की, एक ट्रे में चाय नाश्ता लेकर आ गई थी। शायद यही छोटी है। मैं अचकचा जाती हूँ। चाची अपने कमरे की तरफ मुड़ गई थी। अमृता मेरे कमरे में ही चाय पिएगी। दादी ने अपना वाक्य बीच में ही अधूरा छोड़ दिया था। छोटी ट्रे उठाकर उधर ही चल दी थी। मैं भी कमरे में आ गई थी। चाची मेरी चाय छानने लगी थी। कमरे के बाहर जाती छोटी की पीठ की तरफ चाची देखती रहती हैं। चाची की आवाज थकी सी लगती है। शिव ऊंची ऊंची बातें करते, आदर्शों की, पारिवारिक मूल्यों की, निष्कपटता और सच्चाई की। मुझे शिव का उपदेश सा देता महानता भरा स्वर, बात करने की वह शैली अच्छी नहीं लगती। पर फिर यह भी लगता कि शिव और मैं दो अलग तरह के इंसान हैं। पर उन बातों को सच मान मुझे शिव के एक निष्ठ प्यार पर भरोसा था। चाची फीका सा मुस्कुराती हैं। फिर जब कभी शिव की बातों से, उनके व्यक्तित्व से ऊब बढ़ जाती तो लगता जैसे गले में शिव के प्यार का फंदा पड़ा हो। मेरा दम घुटता। चाची की आवाज कांपने लगती है। लगता अगर शिव मुझे इतना प्यार न करते होते तो कितना सरल हो जाता मेरे लिए। मैं छुटकारा तो पा लेती, चली जाती घर छोड़कर। चाची फिर खिसियाया सा हंसती हैं। इंसान अपने आप को ही कितना कम जानता है अमृता। जब सामने इतना बड़ा जीता जागता 5.25 फीट का कारण आकर खड़ा हो गया, तब भी मैं यह घर छोड़कर कहाँ गई। चाची झुककर अपने पैरों को देखती रहती हैं। मेरी आंखें भर आती हैं। मन करता है उनके दुखते मन को सहला दूं। मैं धीमे से उनके घुटने पर अपना हाथ रखती हूँ। चाची चौंक कर मेरी तरफ देखती हैं। उनके स्वर में आजिज़ी है। उन बातों के भ्रम में 1-2 नहीं, 14 साल गुजर गए थे अमृता। मैंने कुछ और देखने समझने की जरूरत ही महसूस नहीं की। शिव की बातों को ही असली शिव समझने की भूल करती रही मैं। चाची अचानक चुप हो जाती हैं। उनका चेहरा सफेद पड़ने लगता है और होंठ कांपने लगते हैं। मैं घबराकर खड़ी हो गई थी। चाची, आप ठीक तो हैं? चाची ने मुझे हाथ के इशारे से बैठा दिया था। उनका भीगा स्वर। फिर अचानक शिव की बातें बड़ी खोखली लगने लगी थी मुझे। अपने और शिव के बीच में और औरतों की गंध आने लगी थी। यह भी समझ आने लगा था कि कुछ भी नया नहीं है, बस मैं ही बेखबर थी। चाची फिर खिसियाया सा हंसती हैं। मुझे दुखी देखता तो बंटी समझता मैं पापा से बहुत ज्यादा की उम्मीद कर रही हूँ। मेरा बेटा था इसलिए समझाता भी। कहता पापा जैसे हैं वैसे हैं, उनसे ज्यादा की उम्मीद रखना उन पर ज्यादती करना है। शायद वह जो कहना चाहता था एकदम सही था। पर बात शिव जो हैं उनके वह होने की या ना होने की, या जो वह नहीं थे वैसा होने की उम्मीद करने की नहीं थी। बात शिव जो कुछ कर रहे थे उसकी थी। पर मैं बंटी से क्या कहती? वैसे भी मेरे पास कोई सबूत तो था नहीं। चाची जैसे फुसफुसा रही हूं। बड़ी अकेली हो गई थी मैं। उसकी नजर में भी शिव नहीं, मैं गलत थी, क्योंकि नाराज मैं थी शिव से। वे तो पूरी तरह से प्रसन्न थे, एकदम परितृप्त।
चाची मेरी तरफ देखती बने। अमृता, मैंने उन पिछले सालों में बहुत अच्छी औरत बनने की कोशिश में कब, कहां और कैसे अपने अंदर की ऊर्जा, अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने की वह ताकत, अपने अंदर की आग खो दी थी। मैं जैसे मैं नहीं रही थी। शिव की तरफ से मोह भंग हुआ तो लगा श्रीहीन होकर जी रही हूं। सीधे शब्दों में आत्मसम्मान खोकर जीना लगने लगा था। अपने ऊपर झुंझलाहट होती। मैं किसके लिए, कैसे लोगों के लिए सहनशील पत्नी, आदर्श बहू, चुपचाप कष्ट सहकर जी रही हूं। चाची अपने स्वर को संयत कर सुस्त सा मुस्कुराती हैं। वे मेरी तरफ देखती रहती हैं। सच बात यह है अमृता कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं रह गई थी। न प्रेम करने वाली पत्नी, न आदर्श बहू, न मुझ में धैर्य ही रह गया था। बस इतने वर्षों से झुके झुके सीधे हो पाने की हिम्मत खो दी थी मैंने। अपने अंदर की उस आग को जगाने के प्रयास में मेरे अंदर का क्रोध जिंदा होने लगा था। उतने वर्षों का अन्याय, झूठ, आदर्शों के वह नाटक, ओढ़ा हुआ वह बड़प्पन, सब कुछ मेरे अंदर एक ज्वालामुखी धधकने लगा था। उसी बीच एक दिन सवेरे सवेरे दरवाजे पर आकर छोटी खड़ी हो गई थी। शिव इलाहाबाद गए हुए थे। सोचा कोई क्लाइंट होगी शिव की, पर न जाने क्यों मैं उससे बात करने के लिए खड़ी हो गई थी। डरा सहमा सा चेहरा। वकील साहब घर पर नहीं है, सुनकर भी खड़ी रही थी, जैसे लौटना संभव ही न हो। मैंने उससे उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा था। बताया था कि वकील साहब की पत्नी हूं, अगर उसे कुछ मदद चाहिए हो तो बताए। और उसकी आंखों से जैसे आंसुओं का बांध फट पड़ा था। मैंने उसे अंदर बुला लिया था। जो उसने बताया था और जो वह नहीं बता पाई थी, उससे टुकड़े टुकड़े में इतना समझी थी कि वह शिव की क्लाइंट है, विधवा, पट्टीदारों से प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा है। वह मेरे सामने जैसे सफाई में गिड़गिड़ा रही थी। वकील साहब ने मुझे यह नहीं बताया था कि उनकी पत्नी है, भरा पूरा परिवार है। चाची क्षण भर को अटकती हैं। बात उतनी सीधी नहीं थी अमृता। अपने घर से चले आने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। चाची चुप हो जाती हैं। फिर मुझे पता है फिर क्या हुआ था। फिर भी मेरे मुंह से अनायास प्रश्न निकला था। फिर चाची के चेहरे पर कातर सी मुस्कान आती है। फिर मैंने गेस्ट रूम के बगल वाला कमरा ठीक करा दिया था। बंटी ने ऐतराज नहीं किया था। चाची फिर फीका सा मुस्कुराती हैं। पूछा था यह कौन है? क्या बताती कि वह कौन है? पर हर बात हर किसी को सिलसिलेवार बताने की जरूरत नहीं पड़ती अमृता। सच टुकड़ों टुकड़ों में अपने आप उजागर हो जाता है, पूरा का पूरा सबके सामने। चाची जैसे आत्मा लाप कर रही हैं, और ऐसे किस्से तो अपरिचितों तक के लिए चर्चा की बात बनते हैं। चाची की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अगले दिन शिव लौटे थे। छोटी को बैठा देखकर एकदम सकपका गए थे। मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आए थे। पूछा क्यों आई है यह औरत यहाँ पर? बात की तो मेरे ऊपर गुर्राए भी, मुझे धमकाया भी, आंखें भी तरेरी, फिर मनाया भी, गिड़गिड़ाए भी। कहा झूठ बोलती है यह औरत, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए तुमसे माफी मांग सकता हूं। तुम्हें ऐसे लगता ही है तो मेरी सफाई देने से नहीं मानोगी तुम। चलो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। आगे जैसे चाहोगी रहूंगा मैं। चाची का थका हुआ स्वर जैसे मीलों चलकर, कितनी आसानी से शिव कुछ भी कर, कुछ भी सोच सकते थे। पर मेरे लिए जिंदगी ताश की बाजी नहीं थी कि पत्ते गलत बट गए तो गड्डी मिलाई, दोबारा बांटा और नई बाजी शुरू कर दी। उनके लिए जीवन सस्ता सा खेल था जिसे मनचाहे ढंग से खेला जा सकता था। सबको पता चला तो परिवार में एक कोहराम सा मच गया था। मेरठ से दादा भाभी, भोपाल से दीदी दौड़ी चली आई थी। छोटी की पेशी की गई थी। कहा गया था इसे निकाल फेंको घर से, पर मैं अड़ गई थी। अपने निर्णय के साथ पहली बार तुम्हारे घर वालों के सामने विरोध में खड़ी हो गई थी।
बताओ ना अमृता, उस हाल में मैं उसे कहाँ फेंक देती। मैं बेचैन हो जाती हूँ। कैसे सह पाई आप इतना? कैसे कर पाई आप इतना बड़ा त्याग? चाची आंखें पोंछकर फीका सा हंसती हैं। नहीं अमृता, झूठ नहीं बोलूंगी। वह त्याग नहीं था, बहुत अचानक हो गया था वह। अन्याय के विरुद्ध किसी को न्याय दिलाने जैसी चेष्टा। चाची जैसे कुछ सोचती हैं। नहीं, खाली वह भी नहीं। शायद शायद वह एक प्रतिशोध भी था। शायद मैंने छोटी को तुम्हारे चाचा के विरुद्ध, पूरे राठौर परिवार के विरुद्ध एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। शायद शायद चाची अपने सिर को झटका देती हैं। मुझे नहीं पता अमृता, मैंने क्यों और कैसे इतना बड़ा निर्णय ले लिया था। शायद मैं उस समय कुछ समझने बूझने सोचने की मनः स्थिति में ही नहीं थी। बंटी को मैं अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाती, हकला जाती हूँ। चाची मेरी बात बीच में काट देती हैं। हाँ अमृता, बंटी को मैंने बहुत बड़ी चोट दे दी थी। उसके कोमल मन के लिए वह बोझा बहुत बड़ा था। पर कहा ना, वह सब अचानक हो गया था। मेरे मन के पास कुछ सोचने का समय ही नहीं था। चाची बड़ी देर तक चुप रहती हैं, पर उस ताप में वह खरा ही हुआ था शायद। दादा भाभी दीदी सब हार कर वापस चले गए थे। बंटी के इम्तिहान चल रहे थे। मैं एकदम टूट चुकी थी। स्थितियों से, घर के लोगों से, अपने आप से जूझते मैं पस्त हो चुकी थी। मुझे लग रहा था बंटी की अपराधी हूं मैं, एक अकेले उसकी अपराधी। इसलिए उससे बात करना जरूरी था। मैं उसके कमरे में गई। वह अचानक बड़ा हो चुका था, बेहद समझदार। मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई थी। मैंने उससे सॉरी बोला था। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? वह उठकर खड़ा हो गया था। और तुम परेशान मत हो, मैं एकदम ठीक हूं। वह मुस्कुराया था। तुम्हारा बेटा हूं ना। बंटी मेरे गले से लग गया था। मुझे गर्व है तुम पर मां। इतना बड़ा होने के बाद वह पहली बार मेरे गले से लगा था। वैसे बंटी आहत था, पर मुझे संतोष था कि वह सत्य के साथ जीना सीख चुका था। बंटी ने मेरे निर्णय को स्वीकारा और सराहा था। जो थोड़ी बहुत ऊहापोह मन में रह भी गई हो, वह समाप्त हो गई थी। चाची आप घर छोड़कर? हाँ अमृता, यूनिवर्सिटी में अनु ने भी यही कहा था। क्यों रह रही हो उस घर में? कैसे रह पा रही हो? पर इतने वर्षों ने मेरी सोच को बदल दिया था, स्थितियों से जूझने के मेरे तरीके को भी। लगा था क्यों छोड़ूं यह घर। लगा था गलती आदमी करता है, घर औरत क्यों छोड़ती है। क्यों छोड़ना पड़ता है उसे घर? घर तो वही बनाती संवारती है ना। हमारे कानून बनाने वाले, हमारी महिला संस्थाएं क्यों नहीं करते कुछ? खैर छोड़ो। पर मुझे लगा था मैं इस घर के बिना नहीं जी सकती। शिव से, शिव के घर वालों से मैं उबर चुकी थी। पर यह घर, इस घर की एक एक दीवार, एक एक कोना मेरा बिंब था। घर छोड़ने की सोच से मेरा दिल फटने लगता था। चाची अपने दोनों हाथों का क्रॉस बनाकर अपने सीने पर रख लेती हैं। आई कुड फील दैट लॉस, दैट पेन हियर। चाची मेरी तरफ को झुक जाती हैं। मेरे चेहरे पर टिकी उनकी आंखें और बड़ी लगती हैं। समझ रही हो ना अमृता? चाची की आवाज में थकान है। मैं अपने आप को और बंटी को और तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए घर छोड़ने की बात दिमाग से निकाल दी थी। सच कहूं तो मैंने वैसा करने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। कभी यह लगा ही नहीं कि यह घर मेरा नहीं, शिव का है। यह भी नहीं लगा था कि शिव से टूटकर मुझे घर छोड़ देना चाहिए। बंटी मेरे पास था, मेरे साथ था। घर छोड़ने की मांग उसने भी नहीं की थी। बस अपने पापा से कतराने लगा था, अपनी दादी से भी। वह मेरे इर्द गिर्द रहने लगा था और मैं उसके। चाची चुप हो जाती हैं, बड़ी देर तक चुप रहती हैं। चाची अपनी आंखें पोंछ मेरी तरफ देखती हैं। अगर शिव सच में किसी अन्य के साथ हो जाते तो टूटती तो मैं तब भी, पर शिव को खोने का दर्द तो रह जाता दिल में।
इस बार चाची के पास आकर संबंधों के अलग अलग आयाम परत दर परत मेरे सामने कितने भिन्न ढंग से खुलते गए हैं। इन कुछ महीनों में मेरी सोच को कितना परिपक्व, कितना गहरा बना दिया है। चाची से मुझे हमेशा प्यार महसूस हुआ है, वह मुझे हमेशा अच्छी लगी हैं, पर इस बार वह मुझे भिन्न ढंग से अपनी सी लगने लगी हैं, बेहद आत्मीय। लगता है जैसे मैं उनके अकेलेपन में शामिल हूं। और छोटी, उसके लिए मन में कितना क्रोध लेकर इस घर में आई थी मैं, पर उनको देखकर तमाम भाव आते हैं मन में, पर उसमें क्रोध नहीं होता, कतई भी नहीं। सुबह से घर में छोटी की पुकार शुरू हो जाती है और वह घर में चकरघिन्नी की तरह दौड़ती रहती हैं। दादी की आवाज में तीखी हिकारत होती है। घर में थोड़े से लोग हैं, पर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सबका अलग अलग किश्तों में नाश्ता बनता और लगता रहता है। दादी अपनी खटोलिया पर बैठी अपनी दमखम भरी आवाज में उन्हें क्षण क्षण निर्देश सुनाती रहती हैं। छोटी, छोटी। जिस नाते वे इस घर में रह रही हैं, वे भी चाची ही होती हैं। उनका असली नाम क्या है मुझे पता नहीं, पता करने की कोई जरूरत भी महसूस नहीं होती। छोटी के अलावा उनके लिए कोई संज्ञा मन में आती ही नहीं। सभी तो उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं, घर की बूढ़ी महाराजिन तक। चाची के कितने नाम हैं, गार्गी, बहू, माँ, ममा, मालकिन, मिसेस राठौर। समझ में नहीं आता कि इस घर में कितने काम हैं जो हर समय छोटी दौड़ती रहती हैं और उनकी पुकार होती रहती है। नौकर चाकर ऊपर से हैं ही। यह भी समझ नहीं आता कि वे जब घर में नहीं थी तो यह घर कैसे चलता था, पर अब तो सब कुछ बहुत सरल सधे ढंग से चलता रहता है। छोटी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, कोई प्रतिक्रिया मैंने नहीं देखी, न खुशी, न उत्साह, न दुख, न क्रोध। एकदम सपाट चेहरा है उनका। कभी कभी घंटों छोटी का चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहता है। मन में अजब सी पीड़ा होती है उन्हें देखकर। कैसे रहती हैं वे यहाँ? आजकल लगभग रोज ही छोटी से बातचीत हो जाती है। लंबी छुट्टी पर गई मिसेस पॉल लौट आई हैं। वे बात की कक्षाएं लेती हैं, इसलिए 2 बजे तक मैं वापस आ जाती हूँ। उस दिन लौट कर आई तो घर में सन्नाटा पड़ा था। दादी अपने कमरे में सो रही थी। चाची, बंटी और चाचा अभी लौट कर नहीं आए थे। लौटने पर काफी भीग गई थी, इसलिए चाय की इच्छा होने लगी। चौके में जाकर चाय का पानी चढ़ाया तो शायद खटर पटर की आवाज सुनकर छोटी दौड़ी हुई आ गई थी। किचन में मुझे देखकर चौंकी थी। अरे आप? हाँ, चाय बना रही थी। आप पीजिएगा चाय तो पानी बढ़ा दूं। शायद उन्होंने मुझसे इस सद्भाव की अपेक्षा नहीं की थी। शायद उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। नहीं, आप पीजिए, मेरा तो आज व्रत है। मैं अपनी चाय लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। वे ट्रे में दाल मोठ और बिस्किट निकाल लाई थी। थैंक यू। नहीं, मैं कुछ खाऊंगी नहीं। वे असमंजस में खड़ी रही थी। मैंने उनकी तरफ देखा था और पास पड़ी कुर्सी पीछे को सरकाई थी। बैठिए। चेहरे पर छाए उसी असमंजस के भाव के बीच वे धीरे से मुस्कुराई थीं और बैठ गई थीं। मुझे बातचीत का सूत्र पकड़े रहना अनिवार्य लगता है। आज कौन सा दिन है? आज बृहस्पति है। ओह हाँ, आज तो गुरुवार है। आज का व्रत किस चीज के लिए रखा जाता है? मैं हंसती हूँ। मेरे स्वर में चुलबुलाहट आ गई थी। आज का व्रत तो भाई अच्छा पति पाने के लिए रखा जाता है। वाक्य मुंह से निकलते ही मैं धक्के से रह जाती हूँ। मैं संवाद को जीवित रखना चाहती थी और अनजाने ही मैंने जैसे उन्हें चिढ़ाया हो। वे खिसिया जाती हैं। उनसे अधिक मैं। माफ करें, मेरा मतलब वह नहीं था। अनायास मेरे मुंह से निकलता है। फिर मुझे लगता है कि मैंने तो बात और भी अधिक फूहड़ कर दी। वह फीका सा मुस्कुराती हैं। नहीं, कोई बात नहीं। फिर बड़ी देर तक हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। वह मौन उन्होंने ही तोड़ा था। उनका स्वर रुआंसा हो जाता है।
मैं यह व्रत अपने बेटे की याद में रखती हूँ। आज ही के दिन वह पैदा हुआ था और हफ्ते भर बाद आज ही के दिन चला गया। मैं स्तब्ध रह जाती हूँ, उनकी तरफ देखती हूँ। उनकी आंखों में आंसू हैं। मैं उनके हाथ पर अपना हाथ रख देती हूँ। मेरा स्वर अभी भी खिसियाया हुआ है। क्या हो गया था उसे? पता नहीं, शायद बहुत समझदार था वह। हफ्ते भर में मुझे और अपने आप को आगे के झंझट से मुक्त कर गया। अरे, ऐसे क्यों कहती हैं आप? मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें दिलासा देने के लिए क्या बोलूं। फिर बड़ी देर तक हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। मैं उनके पास से उठने का साहस नहीं कर पाती, पर मन ही मन मनाती रहती हूँ कि चाची या बंटी के आने से पहले वे मेरे पास से उठकर चली जाएं। शायद वह भी समझती हैं यह बात। थोड़ी देर बाद काम का बहाना करके उठकर चली गई थी वे। दूसरे दिन मैं फिर उसी टाइम पर लौटी थी। घर में वैसा ही सन्नाटा था। मैं बड़ी देर तक डाइनिंग रूम में अकेले खड़ी रही थी, निरुद्देश्य सी। सब कुछ बरसों पहले की तरह वैसा ही है, पर इस कमरे में एक अजब सा उजाड़ वीरानापन लगने लगा है। पहले चाची के घर का यह कमरा गतिविधियों और रौनक का केंद्र रहता था। बड़ा वाला टीवी इसी कमरे में रखा है। छुट्टियों में आते तो सारा दिन हम सब बच्चों की धमा चौकड़ी इसी कमरे में होती। चाची के घर का हर लंच और डिनर दावत की तरह खास होता। हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल, और उसको मेज पर लगाए जाने का तरीका भी स्पेशल। चाची का पूरा घर अब भी उसी स्टाइल से चलता है। गुलदस्तों में सजाए जाने वाले ताज़ा फूल, बैठक खाने और गैलरी में होती गमलों की अदला बदली, लॉन में टेराकोटा के सुंदर पॉट, पेड़ों पर लटकी टेराकोटा की घंटियां। पर अब चाची के घर का डाइनिंग रूम वीरान हो गया है। पहले की तरह साथ बैठकर लंच डिनर और चाय नाश्ता अब नहीं किया जाता। थोड़े से लोग अब अलग अलग किश्तों में अकेले खा पी लेते हैं। चाची भी किचन और खाने के कमरे में व्यस्त नहीं दिखती अब। अन्यथा जिंदगी से भरी घर के रख रखाव साज सज्जा में व्यस्त। बस किसी हाई पेडेस्टल पर खड़ी लगती हैं अब ये। उस दिन हॉस्टल में उन्होंने मुझसे कहा था, अमृता, वह घर चाची का भी है। बड़ी अजीब बात है कि अब यह घर चाची का ही अधिक लगने लगा है, जैसे अन्य सबकी भूमिका बदल गई हो। एक अमूर्त सा एहसास है इस घर में फैला हुआ, जैसे सब लोग चाची से डरने लगे हों। चाचा ही नहीं, दादी तक, जिनका आतंक कुछ वर्ष पहले तक घर में छाया रहता था। मैं चुपचाप चौके की तरफ बढ़ लेती हूँ। चौके में भी उतना ही उदास वीरानापन है। मैंने गैस जलाकर 2 प्याला चाय चढ़ा दी थी। सोचा चाय बन जाए तो छोटी को बुला लूंगी, पर आहट सुनकर वह पिछले दिन की तरह ही चौके में आकर खड़ी हो गई थी। आप हटिए, मैं बना देती हूँ। क्यों भाई, मुझे भी चाय बनानी आती है। मैं हंसी थी, वे भी हंसी थी। मैंने 2 प्यालों में चाय निकालकर ट्रे में रख ली थी। ट्रे में 2 प्याले देखकर उनके चेहरे पर सहज सा मधुर भाव आया था। मुझे अच्छा लगता है। उनके लिए अजब सी ममता उमड़ती है दिल में। अनायास चाय का यह समय दिनचर्या बन गया था हम लोगों की। रात के करीब 11 बजे हैं। डाइनिंग रूम में खटपट की आवाजें आ रही हैं। शायद छोटी मेज और चौका समेट रही हैं। मैं फ्रिज से बोतल लेने के लिए उधर ही बढ़ ली थी। अचानक चाचा का आदेश भरा कठोर स्वर सुनाई दिया था, काम निपटाकर आज रात में थर्मस में ठंडा पानी और गिलास रखना भूलना नहीं। अभिसार का निमंत्रण, वह भी इतनी हिकारत भरी डांट से। कैसे आदमी हैं ये? कोई शर्म नहीं, इंसानियत नहीं। कैसे सहती हैं छोटी? छोटी की सत्ता के इस पक्ष के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कुछ क्षण को मैं चुपचाप गैलरी में खड़ी रही थी। मेरी आंखें धुंधलाने लगी थीं। मेरी आंखों में वे आंसू किसके लिए थे? चाची के लिए, छोटी के लिए, या घर में जो कुछ हो रहा था उसके विरुद्ध लाचार क्रोध के लिए? मैं कमरे में लौट आई थी। चुपचाप अपने पलंग पर बैठ गई थी। बहुत देर तक वैसे ही बैठी रही थी।
क्या सोच रही हो अमृता? चाची पूछ रही हैं। कुछ नहीं चाची, मैं अपनी गर्दन हिलाती हूँ। मैं सोच रही थी। मैं चाची की तरफ देखती हूँ। छोटी को इस घर का हिस्सा बनाकर आपने क्या पाया चाची? क्या पाया? वे काफी देर तक चुप रहती हैं। बोलती हैं तो उनकी आवाज पराई सी लगती है। शायद पाया ही है अमृता, बहुत कुछ पाया है। इस घर में अपना एक वजूद पाया है, अपना भूला हुआ आत्मविश्वास पाया है। छोटी को, एक अनजान लड़की को इस राठौर खानदान की देहरी पर न्याय दिला पाने का संतोष पाया है। बंटी को एक सही। मैं इस समय बेहद बेचैन हूं। मैं जैसे तड़प कर उनकी बात बीच में काट देती हूँ। चाची, बंटी बिगड़ भी तो सकता था, वह विद्रोही भी तो बन सकता था, वह घर से अपना मुंह मोड़ भी सकता था। चाची मुझे तेज निगाहों से देखती हैं। ऐसा नहीं हुआ ना? वैसे भी अमृता, जो नहीं हुआ, जो हो सकता था और जो नहीं भी हो सकता था, उसे सोचकर मैं अपना दिल और दिमाग और खराब नहीं कर सकती। प्लीज अमृता, प्लीज, जो संतोष मेरे पास है उसे साबुत रहने दो। मैं एकदम खिसिया जाती हूँ। आई एम सॉरी चाची। लगता है ठीक ही तो कह रही हैं। चाची का चेहरा पिघलता सा लगता है। उनकी आवाज नरम पड़ जाती है। नहीं अमृता, वे सोच में पड़ जाती हैं। बोलती हैं तो आवाज में अजब सी अटकन होती है, जैसे रुक रुक कर बोल रही हूं। तुम पूछ रही थी मैंने क्या पाया? पाया, इस घर में अपने लिए एक अलग बेडरूम पाया है। तुम्हारे चाचा से मुक्ति पाई है, उस आदमी से पूरी तरह मुक्ति। मैं सन्न रह जाती हूँ। एक ही स्थिति के कितने आयाम हैं। मेरी खुली आंखों के सामने किसी चलचित्र की रील की तरह चाचा के कमरे में छोटी की लाचार उपस्थिति घूम जाती है। इतनी देर से रुका हुआ बांध मेरी आंखों से बह निकलता है। चाची हड़बड़ा जाती हैं। अरे अमृता, अरे क्या हुआ? वे उदास हो जाती हैं। तुम बच्चों को लेकर बड़ा अपराध बोध महसूस करती हो बेटा। कितनी कम उम्र में जीवन के कितने बदसूरत पक्ष से तुम लोगों का साक्षात्कार हो गया, मेरी, हमारी वजह से। चाची मेरी तरफ देखती रहती हैं। एक बात कहूं अमृता, जो कुछ तुम्हारे इतने नजदीकी लोगों के साथ हुआ है या हो रहा है, उससे दुनिया को लेकर कोई नेगेटिव नजरिया मत बना लेना। यही बात बंटी को भी समझाती हूँ। जो कुछ मेरे साथ हुआ वह मेरा भाग्य था, पर सबके साथ तो ऐसा नहीं होता ना। बहुतों के लिए जिंदगी बहुत सुंदर भी होती है। सच कह रही हूँ अमृता। इस सब के बावजूद मेरा मानवीय मूल्यों पर से विश्वास नहीं डिगा, एक क्षण को भी नहीं। आज भी शैली बैरन कीट्स पढ़ाते समय, रोमांटिज्म डिस्कस करते समय मुझे उतना ही आनंद मिलता है। प्रेम की, दर्द की कविताएं मुझे उतनी ही गहराई से छूती हैं। किसी भी प्रेमी जोड़े को देखकर बड़ा मधुर सा एहसास होता है। चाची का चेहरा पिघलता सा लगता है। मैं उन्हें मुग्ध भाव से देखती रहती हूँ। वे बार बार एक नए रूप में मेरे सामने आती हैं। चाची मधुर सा हंसती हैं। तुम तो साहित्य की विद्यार्थी हो, समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ चाची। वे हंसती हैं और हंसते हुए स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ जाती हैं। अच्छा, आप सो जाओ, नहीं तो बातें करते हुए हम लोग आज भी आधी रात कर देंगे। मुझे आधी रात तक नींद नहीं आती। चाचा चाची की जिंदगी से जुड़े कितने प्रसंग, कितनी बातें याद आती रहती हैं। चाचा की जब शादी हुई तब मैं 10-11 साल की रही होंगी, पर वह शादी, चाची का घर में प्रवेश, बाबा के घर में मनने वाला जश्न, मुझे सब याद है। शहर में इस शादी के चर्चे थे, क्योंकि बारात में केवल 11 लोग गए थे। हर रस्म पर 1 रुपए से शगुन किया गया था। बाबा बेहद बुद्धिमान थे। चाची के घर से किसी भव्य आयोजन की अपेक्षा वे कर नहीं सकते थे। अतः आदर्श का नाम देकर उन्होंने उस सादे आयोजन को अपनी महानता का सुंदर जामा पहना दिया था। उस छोटी उम्र में भी मैं पापा और बाबा के बीच होने वाली वार्ता के अर्थ पूरे के पूरे समझ सकी थी। चाची और उनका परिवार
बाबा के एहसान तले दब सा गया था। चाची के व्यक्तित्व में एक अजब सा माधुर्य था। शांत चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें और मीठी सी मुस्कान। नौकरी के बीच भी उन्होंने थोड़े ही दिनों में घर की सजावट, बाग बगीचे, रसोई की व्यवस्था सब संभाल ली थी। बाबा इस शादी से बेहद खुश थे। मुक्त कंठ से चाची के सामने भी और उनके पीछे भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। बाबा की बात काटने का साहस किसी के पास नहीं था, पर दादी, मम्मी, बुआ सबके मुंह बिगड़ जाते। साधारण घर से आई चाची की इतनी प्रशंसा सबके लिए असह्य हो जाती। सिर्फ पापा बाबा की हाँ में हाँ मिलाते। दादी पीछे बड़बड़ाती, सठिया गए हैं, बस एक वही पढ़ी लिखी विद्वान दिखती है। यहाँ तो बड़ी बहू भी एमए है, लता तो एमएससी है। करना चाहती तो यूनिवर्सिटी में नौकरी उसकी भी लग गई होती। चाची बाबा के बीच एक अजब सा रिश्ता था, अपनेपन से भरा। बाबा के निधन पर चाची बहुत रोई थी। महीनों उनके चेहरे पर एक उदास वीरानगी छाई रही थी, जैसे इस घर में वे अकेली छूट गई हों। शायद चाची सच में अकेली ही छूट गई थी। बाबा के जाने के बाद चाचा का आधिपत्य और अहंकार और अधिक मुखर हो उठा था। शायद चाचा जानबूझकर कुछ नहीं करते, पर उनका खुरदुरापन बिना किसी अंकुश के और फूहड़ हो गया था। चाची ने घर में अपनी सारी आमदनी, सारी ऊर्जा झोंक दी थी। घर में स्टाइल दिखने लगा था। चाचा शुक्रगुजार नहीं हुए थे, बल्कि उनके नखरे और बढ़ गए थे। कभी मेज पर क्रॉकरी ठीक से न लगी हो, कभी नाश्ते खाने में कोई कमी महसूस हो, तो चाचा नौकरों पर चिल्लाते, चाची को घूर कर देखते। कभी कभी लगता जैसे चाचा अपना शासन दिखाने के लिए गलती खोजते। दादी, मम्मी, बुआ किसी को चाचा के जंगलीपन से कभी परेशान या हैरान होते नहीं देखा। मुझे अजीब लगता, मुझे दुख लगता। घर वाले शायद यही चाहते हैं कि चाचा चाची पर हावी रहें। चाचा कभी भी, कहीं भी, किसी के सामने भी कैसे ही बात कर देते। चाची का खिला चेहरा उतर जाता। चाचा अपनी ही रौ में मस्त रहते। चाची के उतरे चेहरे या नम आंखों की तरफ भी कभी उनका ध्यान नहीं जाता। चाचा के तौर तरीकों से चाची कभी कभी बेहद अस्थिर और परेशान सी लगती। अभी चीखा चिल्लाया, डांटा फटकारा, अभी ठहाके लगाने लगे, क्षण भर में प्यार से बातें करने लगे। पर चाची को एक मूड से दूसरे मूड में आने में घंटों, कभी कभी दिनों लग जाते। पर वैसे चाचा हर समय चाची के आसपास मंडराते रहते, हर समय गार्गी की पुकार करते रहते। चाची की गैर हाजिरी में चाचा अधूरे से लगते। कितनी योग्य थी चाची, कितना कुछ मिलना चाहिए था उन्हें, और कैसे लोगों के बीच आ गईं। असंवेदनशील, पाखंडी। सब कुछ करने के बाद वे अच्छी पत्नी साबित नहीं हुई, क्योंकि खुशी उन दोनों के संबंधों के बीच नहीं थी। अभी ही नहीं, बहुत सालों से नहीं थी। चाचा के पास, दादी के पास या पूरे परिवार के पास चाची से शिकायत का मुद्दा ही क्या था, सिवाय इसके कि उन्हें पता था कि वे खुश नहीं हैं। दूसरा चाहे कुछ करे, पर वे पत्नी हैं तो उन्हें पति से, ससुराल से खुश रहना ही चाहिए। दुखी होना उनकी सबसे बड़ी खता हो गई। न जाने कितनी बार दादी और मम्मी को बात करते सुना है मैंने। दादी बड़बड़ाती कि ऐसा क्या कर देता है शिव, मर्द औरतों को न जाने कितना सताते हैं। पति और परिवार के लिए कुछ न करने वाली मम्मी दादी की अंतरंग बन जाती हैं, क्योंकि वे राठौर परिवार की बहू बनकर बेहद खुश थीं। दिन रात आने पाई का हिसाब लगाती मम्मी, पापा के कमाए पैसों को पापा से छुपाकर रखती हुई, जेवर कपड़ों में व्यस्त एक साधारण सी दुनियावी औरत। पर इस घर ने उन्हें सही और चाची को गलत साबित कर दिया। जिंदगी कितनी अजीब, कितनी उलझी हुई चीज है। इसका कोई अंक गणित समझ नहीं आता, इसका कोई न्याय भी नहीं। कुछ न करने वाले या छीनने वाले सफल हो जाते हैं, और प्यार में अपनी खाल तक काट कर दे सकने वाले निहायत असफल। कोई ऐसी अदालत, ऐसी जगह है
जहां जाकर यह जिरह की जा सके कि बेहतर इंसान होने के बाद भी वे गलत साबित क्यों हो रही हैं, संबंधों की इस बिसात पर मात क्यों खा रही हैं। अंततः इंसान की अच्छाई नहीं, उसकी सफलता उसको सही या गलत क्यों बना रही है। छोटी के प्रति अपनी आत्मीयता चाची के प्रति एक अपराध जैसा बोझा देती है मन को। मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आता। बस छोटी को लेकर एक अजब सी बेचैनी रहती है मन में। छोटी अकेली है और अपने भोगे हुए अकेलेपन को शब्द भी नहीं दे पाती। माँ बाप भाई बहन सगा संबंधी कोई नहीं, और इस घर में भी एक फालतू सामान की तरह पड़ी हुई है। मैं समझ नहीं पाती कि इस तरह से कोई इंसान अपनी स्वतंत्रता, सम्मान और आत्मविश्वास को नष्ट करके कैसे जीवित रह सकता है। यह दास्ता है, यह अपना नाश स्वयं करना है, बिना किसी इच्छा, किसी आवेश या प्रतिक्रिया के। इंसान होने का मतलब भी क्या है। चाची की उपस्थिति में मैं छोटी की तरफ पहचान भरी निगाह से नहीं देख पाती, उनसे कोई बात भी नहीं करती। सतर्क शायद वे भी उतना ही रहती हैं। सबके सामने हम एक दूसरे से उतने ही अजनबी की तरह पेश आते हैं, पर चाची के पास तीसरी आंख है शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन छोटी की बात स्वयं छेड़ी थी। मैं भरसक उस प्रसंग को टालती रही थी और मूक श्रोता की तरह बिना किसी टिप्पणी के बैठी रही थी, पर मैं बहुत देर चुप नहीं रह पाती। कुछ भी कहिए चाची, मुझे तरस आता है उस पर। चाची प्रश्न भरी निगाह से मुझे देखती हैं। छोटी मशीन की तरह रात दिन काम में दौड़ती रहती है, उसकी बात कर रही हो। अमृता, इस घर में अपनी जगह बनाए रखने का उसका अपना तरीका है। मुझे मानना पड़ेगा कि उसने बहुत बुद्धिमानी से अपने आप को इस घर और इस घर के लोगों के लिए उपयोगी बनाकर अपना जीना आसान कर लिया है। नहीं, मैं सिर्फ काम की बात नहीं कर रही चाची। बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने स्वर को मैं आवेश से रोक नहीं पाती। अपने अनजाने में मैं जैसे छोटी की वकालत करने लगती हूँ। इतने लोगों के बीच रहकर भी एकदम अकेली हैं वे, एकदम अपने आप के अकेलेपन में जी रही हैं वे। एक अपराध की इतनी बड़ी सजा चाची, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चाची मुझे तीखी निगाह से घूरती हैं। तुम क्या सोचती हो, क्या चाहती हो कि मैं छोटी को बाहों में भर सीने से लगा दूसरी औरत होने के लिए उसकी पीठ सहलाकर उसका दुलार करूं? चाची की आवाज आवेश से कांपने लगती है। बताओ अमृता, मैं क्या करूं, या मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे 24 घंटों की कंपनी दूं, उसे साथ लेकर गंचिंग करूं, अपने और बंटी के साथ घुमाने ले जाऊं? चाची की आवाज भर्राने लगती है। यह मेरे लिए संभव नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी यह। मुझसे उतने की उम्मीद रखना भी मत। चाची मुझे वैसे ही देखती रहती हैं। मैं अचकचाकर अपनी निगाहें झुका लेती हूँ। मैं सच में नहीं जानती कि इस स्थिति में मुझे क्या कहना चाहिए। मेरे पास चाची के सवाल का कोई उत्तर नहीं है। चाची की आवाज कांपती सी लगती है। तुमने कहा कि छोटी के एक अपराध की इतनी बड़ी सजा। कैसा अपराध? सच बात तो यह है कि मैंने अमृता छोटी को कभी अपराधी नहीं समझा, मगर इस सच को नहीं झुठलाया जा सकता कि वह मेरे जीवन में दूसरी औरत है। और सजा? चाची कुछ देर सोचती रहती हैं। सच कहो अमृता, सजा क्या मैंने नहीं पाई? दूसरी औरत के साथ एक घर में रहना, बहुत कुछ देखकर सुनकर अनदेखा अनसुना करते रहना, सजा नहीं है क्या? बोलो तो, मेरा अपराध क्या था? चाची चुप हो जाती हैं और मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मन ही मन अपना सिर धुनती हूँ जैसे। मैंने छोटी का प्रसंग क्यों छेड़ा? चाची को कैसे समझाऊं कि छोटी की वकालत में चाची से जो कुछ कहा है उसमें मेरा आशय चाची पर आरोप लगाना या किसी भी तरह से उन्हें आहत करना नहीं था। चाची मेरे लिए बेहद आदरणीय और बेहद बेहद प्रिय हैं। उन जैसा बड़प्पन मैं सोच भी नहीं सकती, पर कुछ भी कहने के लिए मैं शब्द नहीं जुटा पाती।
खिसियाई सी चुपचाप बैठी रहती हूँ। बहुत देर तक हम में से कोई कुछ नहीं बोलता। चाची उठकर अलमारी में से अपनी नाइटी निकालकर बाथरूम की तरफ चली जाती हैं। थोड़ी देर में बेसिन का नल खुलने की आवाज आती है। शायद चाची ब्रश कर रही हैं। मैं जानती हूँ चाची अपने आप को स्वस्थ सहज करने तक का समय लगाएंगी। मैं बेचैन होने लगी हूँ। मेरे कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। अपने पलंग से उठकर मैं चाची के पलंग के बगल में नीचे कालीन पर बैठ अपना सिर चाची की पाटी से टिका लेती हूँ। काफी देर बाद वे बाथरूम से निकली थी। मैंने उनकी तरफ गर्दन उठाकर देखा था। मुझे लगा था मेरी आंखों का माफीनामा पढ़ा है उन्होंने। वे धीमे से हंसी थी। हाथ की शीशी से क्रीम निकाल अपनी हथेली पर रख उन्होंने खुली शीशी मेरी तरफ बढ़ा दी थी। अच्छा चलो सो जाओ अब। स्लीपर्स उतारकर वे पलंग पर बैठ गई थी। बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही थी। भाग्य की दी हुई सजा से बाहर निकलने का रास्ता इंसान को स्वयं निकालना होता है। वे जैसे बुदबुदाती हैं। छोटी को वह रास्ता निकालने में अगर तुम उसकी मदद करना चाहोगी या करोगी तो मैं बुरा नहीं मानूंगी और उस रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगी। इतना विश्वास तो मुझ पर कर सकती हो ना अमृता। चाची उस संवाद पर वहीं पूर्ण विराम लगा चुपचाप लेट जाती हैं। मैं सन्न रह जाती हूँ। क्या चाची ने यह वाक्य सिर्फ एक बात की तरह बोल दिया है या वह मुझे कोई राय देना चाह रही हैं? क्या कुछ इंगित कर रही हैं वे? मुझसे क्या अपेक्षित है? मैं देर रात तक सो नहीं पाती। मेरे मन में धीरे धीरे एक निर्णय पनपने लगता है। छोटी को जब सिर के ऊपर छत की जरूरत थी तब चाची ने उन्हें इस घर में आश्रय देकर उनके साथ न्याय किया था। अब इस घर की चार दीवारी से बाहर निकलने का रास्ता और संबल मैं दूंगी छोटी को। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।